हेलो एवरीवन। ये हमारा एसे राइटिंग पर लेक्चर 10 है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है एसे पर। इससे पहले हमने फिलोसफिकल एसे और अब ये जीएस थीम बेस्ड एसे हम सोल्व कर रहे हैं। और आप लोगों को एक बात ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इस एग्ज़ाम में पेशेंस रखना होगा और मैं जो बोल रही हूँ वही ज़्यादातर काम का है, ना कि ये कंटेंट इतना ज़्यादा काम का होता है। कंटेंट से तो हमें सीखना है कि हमें किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं, किस तरह से एंड करते हैं, किस तरह से जो भी हम आसपास करंट अफेयर्स में घटनाएं देख रहे हैं तो किस तरह से हम उसको लिखते हैं। जैसे हम कोई करंट अफेयर्स की न्यूज़ सुनते हैं तो हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने समझ नहीं पाते या उसे लिंक नहीं कर पाते, अपने स्टैटिक पार्ट से उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इस कंटेंट को देने के माध्यम से ही तो जब आप उसको पढ़ोगे, जब आप समझोगे कि करंट अफेयर्स में जो भी चीज चल रही है, फिर उसे अपने चीजों से लिंक करोगे कि अच्छा इस तरह से पढ़ना होता है, तो वही यहाँ पे सिखाने का पर्पस है कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अब फिर आपको ये जो जितनी भी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सब चीजें करंट अफेयर्स में होती ही है, और हमें ऐसे में भी ज्यादातर जो भी वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं उसी से कनेक्ट करते हुए यहाँ लिखना होता है। और उससे भी ज्यादा मैं आपको ये सिखाती हूँ इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कि आपको कंटेंट के पीछे इसलिए नहीं भागना है क्योंकि कम पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, और उसी कंटेंट का यूज अगर हम समझे होंगे तो कहीं और पर कर ले जाएंगे। जो फिलोसफिकल ऐसे है, जैसे उसी में हम एक पॉइंट, जैसे अब ये ऐसे पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। तो इस कंटेंट में जो भी लिखा हुआ है तो उसका कोई ना कोई पॉइंट हम ऐसा है जो वहां पे यूज कर ले जाएंगे, इसलिए आपको 10 से 12 पेज में कोई ऐसे लिखकर नहीं दिया गया है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। और लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि मैं आपको यहाँ पर आपको ये नहीं, क्वाड ये भी एक्सप्लेन करूंगी, क्वाड क्या है, लिथियम ट्रायंगल क्या है, या गोल्डन क्रिसेंट क्या है, एक एक चीज उस पर ही, फिर ये तो लेक्चर ही बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती है वहां पर डिस्कस करते हैं, और हर करंट अफेयर्स हर 6 महीने में रिपीट होता ही है, तो जिस जिस तरह से चीजें आती जाएंगी वो वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है। और फिर मैंने आपको बोला था कि कम से कम आपको नवंबर तक पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब हम GS1 GS2 GS3 जब करेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें वापस रिपीट ही होने वाली है, या करंट अफेयर में भी कुछ है वो तो चीजें वापस रिपीट ही होंगी। तो पेशेंस भी रखना जरूरी है। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकती ना कि अमेरिका कहाँ, यूरोपियन कंट्री कौन सी होती है, एशियाई कंट्री कौन सी है, ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है। तो अब ये सब तो मैं आपको जब IR वाले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां एक एक चीज आपको डिस्कस की जाएगी आराम से। लेकिन अभी आपको, मुझे लगता है पेशेंस नहीं है अभी। मैंने अब जबकि स्टार्टिंग में बोल दिया था कि नवंबर तक पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि उसमें हमारे धीरे धीरे करके सारे जो सब्जेक्ट है उसके हम धीरे धीरे अंदर डीप में जाएंगे। ये तो ऐसे वाला पार्ट है, यहाँ तक तो सारी चीजें लिखी ही जाती है। और मैं अभी ऐसे वाली सीरीज को इसलिए पहले करा रही हूँ क्योंकि अगर किसी का कोई फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट देकर बैठा है तो अभी जो 2024 में जब मेंस होगा तो आप देख सको कि हाँ इसी तरह से पढ़ना होता है, उसे सीख सको, इसलिए मैंने ऐसे को पहले उठाया है। या कोई भी अभी हुआ नहीं है एग्जाम या किसी तक तरीके से उन तक ये सीरीज पहुंच जाए तो वो इसका बेनिफिट इजिली उठा लेंगे, उन्हें तो सब कुछ कवर है ही। और अगर आपको ये है कि नहीं मुझे तो इसमें एक बड़ी ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, तो आप उसको गूगल करके देख लो। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप उसको एक बार गूगल करके देख लो। वरना तो जब हम GS1 GS2 GS3 को आराम से पढ़ाएंगे तो वहां तो हम डिस्कस करेंगे ही ना। तो पेशेंस रखना होगा। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं आपको एकदम में समझा दूंगी, मैंने बोला था नवंबर तक पेशेंस रखना होगा। आप मेरी वीडियो में जाके जो बच्चों ने कमेंट किए वहां पर मैंने उनको मैसेज किया है, आप देख भी सकते हो। क्योंकि अब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ब्रिटेन कहाँ है, अफ्रीका के ये देश है, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, साउथ कोरिया कहाँ है, जापान कहाँ है, ब्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें। तो ये तो अब आपको धीरे धीरे खुद ही मैपिंग देखना स्टार्ट करना होगा। और सबसे जरूरी है मैपिंग वाले पार्ट को ही, अगर आपको पढ़ना भी है तो आप मैपिंग वाले पार्ट को पहले कवर करो, क्योंकि जब ये सारी चीजों बात होंगी, फ्रांस कंट्री, इटली, ये सारी चीजें होंगी, चाहे हम हिस्ट्री पढ़े, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़े, चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़े, कहाँ पर IMF है, कहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, किस तरह से हमारी मंदी आई थी 1991 में जब ये सारी चीजें हुई थी, तो सारी जगह तो हम बात करेंगे ही, देशों की, कंट्रियों की, क्या चीज कहाँ पर हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, कोई घटना हो रही है वैश्विक स्तर पर, इंडिया के लेवल पर, तो आपको जो मैपिंग वाला जो बेसिक पार्ट है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझाने की। वरना आप मुझे ये बताओ, पितृसत्तात्मक की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद भी सामाजिक विषमता बनती है। अब इसमें क्या समझने की जरूरत है, आप अपने घर में नहीं देख रहे हो सारी चीजें होते हो जिस तरह से हो रहा है, और मैंने आपको पहले समझा दिया। तो मैं जो बोल रही हूँ आपको उसी पर तो ध्यान देना है, बाद में तो बस मैं कंटेंट, क्योंकि बिगनर भी है तो उनके लिए पढ़ देती हूँ कि किस तरह से इस चीज को आप समझो कि देखो स्टार्टिंग हम कैसे कर रहे हैं, ये सिर्फ बताना है मुझे उसमें तो,
फिर इसी कंटेंट का यूज आप देखो कहां पर कर सकते हो, ये सिखा रही हूं मैं, ना कि आपको ये सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ रही हूं मैं। पहले सबको समझाने के बाद मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और होता क्या है ना कि जब यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहां पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ वो इस तरह से एक्सप्लेन करके चले जाएंगे। अब क्या होगा आप मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करके चली जाऊं तो क्या आप एक ऐसे लिख लोगे? आप खुद मुझे ये जवाब दो कि अगर बस मैं आपको एक्सप्लेन करके चली जाऊं और अब मैं आपसे कहूं ऐसे लिखो, तो आप क्या लिख लोगे? फिर वही क्या होता है कि जो कोचिंग होती है वो वहां पे हमें कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000 इस तरह से हमें चार्ज करती है। और वो क्या करती है फिर वहां पर, वो हमें कंटेंट ही पकड़ाती है वहां पर कि इस तरह से कंटेंट लिखा होता है, उससे हम देख के सीखते ही हैं। यूपीएससी में ना मेहनत बहुत करनी होती है, लेकिन सही डायरेक्शन में करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं बस वही काम यहाँ पे कर रही हूँ कि आप जो भी मेहनत 10 जगह बिखेर के कर रहे हो, इधर इधर कोई इधर, जैसे पाथ ये है यूपीएससी में हमें जाने का। लेकिन क्या होता है ना, जब हम बिगनर होते हैं पता तो होता नहीं है, तो हम यहाँ भी जा रहे हैं, 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 और हमें जाना यहाँ है। तो बस मेरा यही काम था ये वीडियो सब बनाने का कि आप जो डायरेक्शन है वहीं पर ही इसकी ओर आगे बढ़े, और थोड़ा आप पेशेंस रखें। अब आप अगर सिर्फ ये देख रहे हो, करंट अफेयर्स वाली सीरीज आप देख नहीं रहे हो, तो या फिर कहीं और से पढ़ नहीं रहे हो, या जो भी वर्तमान में घटनाएं चल रही, चलो मेरी वाले से मत पढ़ो, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है अगर आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा फिर समझ में। तो पितृसत्तात्मक की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद तो घर में जो हो रहा है, रिसेंट कोलकाता केस हुआ, मैंने आपको सारा उसमें डिटेल से बताया। फिर जो भी केस ये हुआ तो उसके बाद भी महिलाओं को ही घर में रखा जाएगा डर की वजह से, ठीक है। फिर घर में जो बच्चे होते हैं उसमें लड़कों को अगर पढ़ाई के लिए जो पैसे हैं अगर एक के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो लड़कों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक सामाजिक विषमता ही तो आएगी ना। लड़कियां जब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, जबकि रिपोर्ट भी ये कहते हैं कि अगर लड़कियां भी अर्थव्यवस्था में आगे चलकर भाग लेती है तो हमारी जीडीपी में 27% की वृद्धि होती है। लेकिन अब वो ही हो नहीं रही, तो एक वर्ग तो पिछड़ गया ना इस चीज से। तब भी मैं आपको डिटेल से पूरा समझाती हूँ। फिर उसके बाद पूरा ऐसे किस तरह से मतलब आपको स्टार्टिंग करनी होती है, यही सारी चीजें फिर हम बाद में कहीं पे कोर्स खरीद के सीखते हैं। तो मैं आपको कहीं और जाना ना पड़े इसलिए इस कंटेंट को लाइनें पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये देखो इस तरह से स्टार्टिंग होती है, आपको यही ध्यान देना। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि 4 से 5 बार पढ़ना है, वो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको 4 से 5 बार पढ़ना है, वो इसीलिए बोल रही हूँ कि समझो स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो आप। जो करंट अफेयर में चल रहा है आप उसको देखने का नजरिया अपना बदलो। हमें उस तरह से चीजों को नहीं पढ़ना होता है। तो इस कंटेंट से आप यही तो सीखते हो ना, इसलिए जो आपको ये 2-2 3-3 पेज के कंटेंट दिए जाते हैं कि नहीं तो मैं भर भर के और दे दूं, या मुझे भी इसको लिखने की क्या जरूरत है, मैं भी बस ऐसे ही समझा कर चली जाऊं। लेकिन मैं इसलिए देती हूँ कि आप इनसे सीखो कि आपको जो करंट अफेयर जो भी घटनाएं घट रही है, या कुछ भी मटेरियल अपना एंशियंट पार्ट में, मॉडर्न पार्ट में जो भी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कुछ भी XYZ पढ़ रहे हो, तो देखो वो पढ़े हुए का यूज किस तरह से होता है, वो सिखाने की कोशिश है यहाँ पर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। तो अब सबसे पहले तो इस वर्ड पे काम देखना है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें मौन कारक कैसे है, साइलेंट कैसे है वो प्रौद्योगिकी जो है। तो मतलब इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वो किसी को दिख नहीं रही है, इनडायरेक्ट वे में किस तरह से वो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है, इस ऐसे से हमें ये समझना है। अब आप यहाँ पर ये देखना जो भी चीजें करंट अफेयर्स में चल रही है साल 2 साल से, तो किस तरह से हम उन सारी चीजों को यहाँ पर लिंक करने वाले हैं। तो अब आपको ये निबंध यही सिखाता है कि जो चीजें हो रही है उसके पीछे सिर्फ ये स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है, या वन लाइनर फैक्ट का एग्जाम नहीं है यूपीएससी। क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको ये देख रहे हो कि हाँ क्वाड देश बन गए, आकुश बन गया, ब्रिक्स बन गए, सार्क बन गए, उनके पीछे के रीजन को नहीं जान रहे हो, क्यों बन रहा है या कोई भी चीज क्यों हो रही है, आप क्यों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो फिर आप इस एग्जाम से को वास्तविक में जो समझना है वो नहीं समझ रहे हो। जैसे हम बहुत सारी चीजों को अब आगे समझेंगे कि जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे क्या है, किस तरह से जो प्रौद्योगिकी है उसका इम्पैक्ट है, इनडायरेक्टली ही सही, किस तरह से वो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है। तो देखो जब हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था तो अब एशियाई, अब देखो फिर भी मैंने आपके लिए लगा दिया, अब आपको ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये हमारे एशियाई देश हो गए, ये यूरोप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब सुनो, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था यूरोप वगैरह में, तो क्या हुआ था कि जो विश्व का जो भू राजनीतिक केंद्र था ना, जियोपॉलिटिकल, वो पहले किसको माना जाता था, एशियाई देश को ही माना जाता था, एशियाई विश्व का भू राजनीतिक केंद्र था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जब हम पढ़ते हैं
तो यूरोप क्या बन गया, भू राजनीतिक केंद्र बन गया। क्यों, वहां पर मशीनें आ गई, तो माल जो है वो कम लागत पर भी उपलब्ध होने लग गए, ज्यादा लागत पे, कम लागत पे भी ज्यादा उत्पादन हो रहा था। तो उससे क्या हुआ, अब ये जो था, तो और एशियाई ये जो यूरोप था, उससे क्या हुआ, यूरोप राजनीतिक केंद्र बन गए। अब जो एशियाई देश थे वो पश्चिमी उपनिवेशीकरण का शिकार हो गए। हम पढ़ते नहीं है क्या कि 200 साल तक उन्होंने हम पर शासन किया। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार था, प्रौद्योगिकी थी ना कहीं ना कहीं। तो मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी कैसे प्रभावित कर रही है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, ये कि पहले जहां पर, अब मैं बोल रही वही तो इंपॉर्टेंट है ना, कि पहले जहां पर भू राजनीतिक केंद्र एशियाई देश थे वहीं यूरोप हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में। तो इस तरह से एक इम्पैक्ट हमने यहां पर देखा। उसके बाद देखो, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वैश्वीकरण हो रहा है, वर्तमान में वैश्वीकरण आदि के चलते क्या हो रहा है कि ये भी देश में भी तकनीकी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, इंडिया। ताइवान यहाँ पर आपको मिलेगा, ये चाइना हो गया, ये इंडिया है, यहाँ पर जापान। तो क्या हो रहा है कि तकनीकी व नवाचार पर पश्चिमी एकाधिकार को काफी हद तक कम किया गया। जैसे जैसे वैश्वीकरण हो रहा है तो ये लोग भी अपनी तकनीकी वृद्धि में, मतलब तकनीकी और नवाचार में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक जो विश्व की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया और चाइना होंगे। तो इस तरह से शीघ्र ही इतिहास स्वयं को दोहराएगा। समस्त परिवर्तन के पीछे शांत कारक के रूप में तकनीकी प्रगति ही है। बार बार हम ले देके जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसके पीछे हम यही दिखा रहे हैं किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संबंध बदलने पा रहे हैं, और ये जो भी चीजें हो रही है उसके पीछे कैसे तकनीकी जिम्मेदार है। तो फिर से एक बार ऐसा टाइम आएगा कि जहां पर जो एशियाई देश हैं वो भू राजनीतिक केंद्र बन जाएंगे। अब आप नए बच्चे हो तो आपको ये लेक्चर 1 से 2 बार सुनो, नहीं आता तो समझ में 3 बार सुनो, ज्यादा बड़े तो है नहीं। या कुछ उसमें चीजें और नहीं क्लियर आए कहीं पे तो उसको थोड़ा गूगल करो। इसी तरह से पढ़ना होता है। तकनीकी में इतनी शक्ति है कि ये भूगोल तक को बदल सकता है। कैसे, अब ये देखो, आपको पता है यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। तो पहले क्या होता, जब तक तकनीकी एडवांसमेंट नहीं आई थी तो क्या होता था, इनके बीच में सीमा विवाद होता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास अधिक ऊंचाई पर, जैसे इनके मध्य कोई सीमा विवाद नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर जो युद्धक तकनीकी चाहिए होती थी वो हमारे पास थी ही नहीं। लेकिन अगर अब आज हम देख रहे हैं हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर, हम तकनीकी के कारण यहाँ पर जो विवाद है वो बन सकते हैं। तो दोनों जो सेनाएं विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी अपने आमने सामने खड़ी रहती है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाइना स्टार्ट कर रहा है। चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर वो बन रहा है यहाँ से। तो क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, पहले टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब आपको पता ही नहीं है कि सीईपीसी क्या है, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान, वन वन बेल्ट वन रोड परियोजना क्या है। तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं, वन बेल्ट वन रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो आपको वो चीज देखनी होगी जो भी चल रही है। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ही जो युद्ध की स्थिति है, वाद विवाद, ये सारी चीजें बनी रहती है। तो इसके पीछे एक फैक्टर क्या काम कर रहा है, तकनीकी। तो मौन कारक के रूप में तकनीकी कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बदल रही है। पहले जहां सीमा विवाद नहीं था, आज सीमा विवाद प्रचलित है। अब द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल ट्रेड, जो दो देशों के बीच में होता है व्यापार को लेकर या किसी के बीच में संस्कृति को लेकर जो भी चीजें आदान प्रदान हो रही है। तो पहले क्या था कि जो खाड़ी देश थे वहां से हम सबको तेल जो है, सब अपना तेल वहां से आयात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका में शैल गैस तकनीकी क्रांति के कारण क्या हुआ, जो उनकी ऊर्जा सुरक्षा थी वो तो आत्मनिर्भर बन गए। तो खाड़ी देश पहले क्या करते थे कि अब उन्हें हमारी जरूरत तो थी नहीं, तो अमेरिका जब तक शैल तकनीकी वहां पर आई नहीं थी तो खाड़ी देशों ने क्या किया, संबंध अच्छे नहीं रखे हम एशियाई देशों से। क्यों नहीं रखे, और जब भी कुछ पाकिस्तान को लेकर मैटर होता था, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है, तो पाकिस्तान को लेकर जब भी कोई मैटर होता था कश्मीर मुद्दे पर, तो ये क्या करते थे, ये सभी देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ही समर्थन करते थे। लेकिन अब जैसे अमेरिका या और भी कंट्री शैल गैस तकनीकी क्रांति के कारण ऊर्जा सुरक्षा है तो खुद आत्मनिर्भर बन गई है, ठीक है। तो अब उन्हें तेल वेल की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब उनके जो संबंध है, जो खाड़ी देशों के संबंध है, वो एशियाई देशों से क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो इससे हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कैसे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रही है। अब नवीकरणीय ऊर्जा, ई व्हीकल, इन सारी चीजों पर बात होती है।
अब लिथियम ट्रायंगल देखो, जहां पर इन ये जो ई व्हीकल बनने हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए जो हमें क्रिटिकल मिनरल की जो आवश्यकता होती है, तो वो जैसे लिथियम ट्रायंगल की यही है, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। तो इसे मिलाकर एक लिथियम ट्रायंगल जो बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो धातु है वो उपलब्ध है, तो इसे बहुत ज्यादा मात्रा में वैश्विक स्तर पर, तो इसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। तो अब जहां जहां पर क्रिटिकल मिनरल अवेलेबल होंगे, तो उन राष्ट्र की मांग जो होगी वो सबको ज्यादा होगी, उनसे जो संबंध है सभी को मजबूत करने होंगे। तो अब जहां पेट्रोलियम देशों के साथ पहले संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जाता था, वहां आज क्या हो रहा है, वहां आज इन राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। सब लोग यहाँ पर आकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अन्य कंट्री आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो देख रहे हो किस तरह से चीजें बदल रही है। अब आप जो भी, आपने सिर्फ लिथियम ट्रायंगल पढ़ा और आपने उसको रट लिया कि उसमें ये देश कंट्री आती है, आपने गोल्डन क्रिसेंट पढ़ा, आपने उसको रट लिया। तो रटना ही तो नहीं है। अब आप करंट अफेयर्स में बस इसको रट लेते हो कि लिथियम ट्रायंगल। अब देखो इसको ऐसे समझना है कि इस ऐसे के माध्यम से कि इस न्यूज का यूज हम किस तरह से देख रहे हैं, इसको कैसे समझ रहे हैं, तो किस तरह से चीजें बदल रही हैं। कि कहा पहले तो जहां पे जो तेल उत्पादक कंट्री थे उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा था, वहीं आज जिनके पास क्रिटिकल मिनरल अवेलेबल है उनके साथ हम मजबूती संबंध बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि आज हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए खाड़ी जो देश है वो भी मधुर संबंध बनाने के पीछे भाग रहे हैं एशियाई देशों के साथ, क्योंकि अभी तक वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। अभी भी हम पेट्रोलियम पर ज्यादा निर्भर हैं, कोयले पर ज्यादा निर्भर हैं। अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण तरीके से ये बदल रही है। इसी तरह से ट्विटर डिप्लोमेसी, ट्विटर बनाम भारत सरकार, अब ये तो पुराना हो गया, लेकिन ये रिसेंट में अगर 1 साल का भी करंट अफेयर्स आपने सुना हो, या ये तो सब कुछ रील्स में भी आने लग जाती है चीजें। मालदीव का इश्यू हुआ, तो अंडमान निकोबार ने पीएम मोदी ने वहां पर विजिट किया, तब पता नहीं मालदीव से के वहां से किसी ने कमेंट किया था, तो उसकी वजह से देखा था कि वहां पे जो पर्यटन है, जो इंडिया लोग जा रहे थे, उसका जो प्रतिशत है वो कितना कम हो गया। तो तकनीकी प्रगति के अन्य रूप में हम सोशल मीडिया को भी देख सकते हैं। तो उनकी इकोनॉमी पर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ था इस वजह से। जबकि पीएम मोदी तो सिर्फ अंडमान निकोबार जाके वहां पर विजिट ही किए थे ना, लेकिन उनके इस कमेंट की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था तक हिल गई थी, क्योंकि जो इंडिया के जो टूरिस्ट जाते थे उन्होंने बहुत ज्यादा उसका जो प्रतिशत था बहुत कम कर दिया था, और वो वहां जाने के बजाय यहाँ पर गए। फिर माइग्रेशन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, तो मल्टीनेशनल कंपनी को विकासशील देशों के सस्ते श्रम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनको जो कम लागत में जब चीजें अफोर्ड वो कर पा रहे हैं, तो क्यों वो सस्ते श्रम पर, मतलब उनके लिए पहले जरूरत थी उस चीज की, लेकिन अब नहीं है, मशीनें आ गई हैं, वो काम ज्यादा कर रही है। एक मशीन लगा दो, वो 10-20 आदमी का काम करेगी, 50 आदमी का काम करेगी, तो नहीं है। इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा? तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। तो क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध बदल रहे हैं? पिछड़े राष्ट्रों में रोजगार सृजन प्रभावित होगा इससे, श्रम प्रवाह में कमी आएगी, जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें कमी आएगी। तो किस तरह से वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बदल रहा है। अब जैसे क्वाड देश, जैसे ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? पैसिफिक क्वाड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं तो वो भी हम जानेंगे। आकुस, ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका हो गया, ठीक है, ऐसे ही आकुश बनाए। तो अब ये क्यों बन रहे हैं? अब हमने रट लिया कि भाई क्वाड में ये कंट्री आने वाली है, हमने रट लिया आकुश में ये कंट्री आने वाली है। इसके पीछे कौन क्यों बनाए जा रहे हैं ये, तो उसके पीछे हमने रीजन नहीं जाना। जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो चाइना की नौसेना प्रसार और आक्रामक विदेश नीति में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो एशियाई राष्ट्रों में एक भय उत्पन्न हो गया है कि चाइना अपनी जो आक्रामक विदेश नीति है उसमें वृद्धि किए जा रहा है, तो उससे एशियाई राष्ट्रों में एक भय उत्पन्न होगा, जिसके कारण से ये सारे जो संगठन है वो बनाए गए हैं। तो अन्य राष्ट्रों को चीन के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रही है ये चीजें। लेकिन सबसे पहले कौन जिम्मेदार रही? ये टेक्नोलॉजी जो हो रही है, वो इसे चाइना को अपने आक्रामक नीति को बरकरार रखने में मदद कर रही है। भय उत्पन्न हो रहा है एशियाई देशों के मध्य। तो ये इस तरह के फिर संगठन बनाए जा रहे हैं। इस तरह से हमको करंट अफेयर्स को समझना है फिर, कि कोई भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्यों पर। हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ रहे हैं,
क्यों 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 ये क्वेश्चन करता ही रहना। मैं ये कंटेंट पढ़ रहा हूँ, मैं इसको कहाँ लिख के आने वाला हूँ, मैं इसका यूज कहाँ पर करने वाला हूँ। अगर मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इस कंटेंट को नहीं पढ़ूंगा। तो एक ही कंटेंट को पढ़ के डिफरेंट तरीके से यूज करना है। इसी तरह से आप इसी कंटेंट को आईआर वाले पार्ट में यूज कर सकते हो। तो मैंने जीएस थीम बेस्ड में भी टॉपिक ऐसे लिए कि जिसको आप यूज में ले सको। वुमेन वाला लिया तो मैंने आपको बताया इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, यहाँ पर आप इसको यूज करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन लिया तो भी मैंने आपको बताया इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस इकोनॉमी वाले पार्ट में आपको उसको यूज करना है। इन्वायरमेंट वाला मैंने इससे बताया तो भी मैंने आपको बताया इसको जीएस थर्ड में इन्वायरमेंट वाले पार्ट में आपको यूज करना। इंटरनल सिक्योरिटी वाले आपको मैंने इससे कराया, मैंने बताया ये आपके जीएस थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट में भी यूज होगा ये कंटेंट। जो कंक्लूजन हम लिखते हैं, जो समाधान हम लिखते हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है, यहां से उठा के वहां लिखो। कहीं पर भी समझो, जीएस थ्री में समझ रहे हो एस में यूज करो, ऐसे समझ रहे हो उसका जीएस में यूज करो। तो इस तरह से इस लेवल पे आगे तैयारी होती है। जब हम उस दिन वो 5 दिन में जब खेल वो खत्म होता है ना, उसको कर पाते हैं अगर हम इस तरह से अपने सोचने पे काम करते हैं। अब जो ऊपर बस पढ़ा दिया उसको यहाँ मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, ऊपर जो सारा समझा दिया कि औद्योगिक क्रांति से पहले। अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है ये जो ऊपर। अगर आपको थोड़ी कमी रहेगी तो यहाँ रिवीजन से एक बार समझ लो, इसको पढ़ लो। और मैंने बोला खुद पढ़ो फिर 4 से 5 बार। अब वो मेहनत तो आपको करनी ही होगी ना। अब मुझे तो नहीं पता, किसी किसी बच्चे को सिर्फ ये वर्ड समझ में ना आए, हो सकता है किसी को औपनिवेशीकरण का मतलब ना समझ में आए, हो सकता है किसी को हस्तशिल्प समझ ना आए। तो जिसको जो अपने अकॉर्डिंग एक एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा, या तो उसको सर्च कर लो या फिर नवंबर तक वेट करो। तो अब सुनो, औद्योगिक क्रांति से पहले एशियाई विश्व का भू राजनीतिक केंद्र था। भारत और चीन का विश्व अर्थव्यवस्था व व्यापार पर प्रभुत्व था। भारत में बने श्रेष्ठ वस्तुओं, हस्तशिल्प व वस्त्रों आदि से यूरोपीय बाजार लबालब थे। इस बीच इंग्लैंड में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने शीघ्र ही संपूर्ण विश्व जगत में प्रसार कर लिया। अब विश्व का जो भू राजनीतिक केंद्र था वो यूरोप बन गया। अब ऊपर आपको मैंने यही तो समझाया, वही इन लाइनों में लिखा हुआ है। एशियाई देश तकनीकी में पिछड़ गए, जिसके चलते उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। वे पश्चिमी उपनिवेशीकरण का शिकार हो गए। तो जब हम अपनी मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब चीजें पढ़ते हैं तो उसका यूज हम यहाँ पे करना सीख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा उसको हम एस्से के रूप में किस तरह से ढाल रहे हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण आदि के चलते एशियाई देशों ने भी तकनीकी में उल्लेखनीय प्रगति की है। जापान, अब मैं किसी को ये बताऊं कि जापान कहाँ पर है, आपको मैपिंग में ये सब चीजें तो देखना होगा ना। आपको एक एक लोकेट कौन सी कंट्री कहाँ पर है ये तो देखना ही होगा ना। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, वैसे मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। चाइना के साथ भारत ने भी तकनीकी व नवाचार पर पश्चिमी एकाधिकार को काफी हद तक तोड़ा है। वर्ष 2050 तक विश्व की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं में भारत और चीन होंगे। 21वीं सदी से इंडो पैसिफिक ही विश्व का भू राजनीतिक केंद्र बन जाएगा। पैसिफिक क्षेत्र कौन सा हो गया, जहां पर ये पैसिफिक ओशियन है, ये वाले, ये इंडो पैसिफिक, ये वाले क्षेत्र, इनकी बात हो रही है। इसे इसे देखते हुए अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, भारत आदि सभी देशों ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति बना ली है। इस प्रकार शीघ्र ही इतिहास स्वयं को दोहराएगा। इस समस्त परिवर्तन के पीछे शांत कारक के रूप में तकनीकी प्रगति ही है। तकनीकी में इतनी शक्ति है कि ये भूगोल तक को बदल सकती है। जैसे भारत और चीन पिछले हजारों सालों से हिमालय पर्वत के कारण अलग रहे, इनके मध्य कोई सीमा विवाद नहीं हुआ, परंतु चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण और ऊंचाई पर युद्धक तकनीकों की प्रगति के कारण दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद प्रारंभ हो गए। अब भी अत्यंत विषम परिस्थितियों में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। ऊपर आपको मैं समझा चुकी हूँ। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से रिवीजन हो रहा है। तकनीकी प्रगति राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। अमेरिका में शैल गैस तकनीकी क्रांति से पहले मध्य पूर्व एशिया के देशों पर ऊर्जा सुरक्षा हेतु निर्भर था। बता रहा है कि जब तक अमेरिका में नहीं हुई थी तो वह ऊर्जा सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर आत्मनिर्भर था, जो मध्य पूर्व में एशियाई जो देश थे, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जहां पर पेट्रोलियम का ज्यादा उत्पादन होता है, कुवैत। इस कारण मध्य पूर्व में शांति व स्थिरता अमेरिका विदेश नीति शीर्ष प्राथमिकता होती थी। अमेरिका के लिए पहले उनको ध्यान में रखना उसकी प्राथमिकता होती थी। लेकिन अब अमेरिका की क्रूज तेल उत्पादक देशों में कोई रुचि नहीं है। इस कारण अमेरिका स्वयं तेल निर्यातक राष्ट्र बन गया है। इसी कारण इराक, सीरिया आदि में गृह युद्ध व पूरे मध्य पूर्व में अशांति पर अमेरिका अब चुप रहता है। क्यों चुप रहता है अब अमेरिका, उसके पीछे यही रीजन है। इसको जानो कि पहले तो वो अपनी सेनाओं को वहां पर भेज देता था, क्योंकि वहां पर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई होती थी, तो अपनी वो सेनाओं को वहां पर भेज देता था।
लेकिन आपने देखा जैसे ही अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वहां से बुला लिया, तो तालिबान ने किस तरह से वहां पर कब्जा कर लिया। तो क्यों, अब उसे वहां पर जरूरत ही नहीं है उसको उनकी, क्योंकि अब वहां पर जो उसको पहले जो अपने हित दिख रहे थे, जो अपने इंटरेस्ट दिख रहे थे, अब वो उसको वहां पर नहीं दिख रहे, तो क्यों अपने सेना पर इतना ज्यादा खर्च करे, इसलिए उसने अपनी सेना वहां से वापस बुला ली। तो इस तरह से सब लोग अपने राष्ट्रीय हित देख रहे होते हैं। तो इसलिए अब इसी कारण से इराक, सीरिया आदि में गृह युद्ध व पूरे मध्य पूर्व में अशांति पर भी अमेरिका क्या रहता है, चुप रहता है। तो इसके पीछे क्या हम देख रहे हैं, तो तकनीकी फैक्टर हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। खाड़ी देश सऊदी अरब आदि अब भारत में मधुर संबंध बना रहे हैं। इसका कारण भारत का बड़ा तेल बाजार, हिंद महासागर की प्रमुख सैन्य तकनीकी शक्ति तथा सुरक्षा प्रदाता होना है। यद्यपि ये सभी देश पूर्व में कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे। पहले कोई भी मुद्दा होता था तो ये कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन इनको अब पता है कि मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता है भारत जैसे देशों के साथ, क्योंकि और जो अमेरिका जैसी कंट्री थी अब वो इन पर डिपेंड नहीं है। ऐसे ही पेरिस जलवायु समझौतों व जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते शीघ्र ही विश्व का तेल व आदि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग रोकना होगा। आपको सबको पता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। इसके विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही भविष्य है। इनमें लिथियम धातु व दुर्लभ मृदा धातुओं का व्यापक प्रयोग होता है। इसी कारण अब सभी देश लिथियम आपूर्ति हेतु बोलीविया, कांगो आदि देशों में संबंध सुधार कर रहे हैं। अब बोलीविया कहां पर है, कांगो कहां पर है, अब आपको पता ही नहीं है। इस प्रकार ई वाहन तकनीकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण तरीके से ये बदल रही है। तो हम यहाँ पर फैक्ट को किस तरह से समझ रहे हैं उस पर ध्यान देना है, उस पर काम करना है अगर इस एग्जाम को निकालना है तो। तकनीकी प्रगति का एक अन्य रूप सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि है। अब लगभग सभी राष्ट्रों की सरकारें सोशल मीडिया द्वारा सीधे वैज्ञानिक जनमत से संपर्क स्थापित कर सकती है। ट्विटर डिप्लोमेसी, आज सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली हो गया कि यह किसी भी देश की सत्ता परिवर्तन भी करवा सकता है। ट्विटर बनाम भारत सरकार, फेसबुक वेस्ट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आदि हालिया मामलों से स्पष्ट है कि कुलीन संप्रभु राष्ट्रों को भी चुनौती दे रहे हैं। और अभी मैंने आपको मालदीव वाला भी समझाया। तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव कर रही है। वर्तमान में चौथी औद्योगिक क्रांति, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3D विनिर्माण, क्वांटम व नैनो प्रौद्योगिकी आदि अर्थव्यवस्था में व्यापक रूपांतरण करने वाली प्रौद्योगिकियां हैं। मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, वही अब माइग्रेशन वाली बात तो यहाँ पे होने वाली है। रोबोटिक्स व कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के कारण अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों के सस्ते श्रम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इससे पिछड़े व विकासशील राष्ट्रों में रोजगार सृजन प्रभावित होगा। तकनीकी प्रगति के चलते वैश्वीकरण के तहत गरीबी देशों में से अमीर देशों की ओर श्रम प्रवाह में कमी आ सकती है। यद्यपि लेकिन ठीक है, उस लेवल पे तो कमी आ जाएगी, लेकिन हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र व स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की आवश्यकता यथावत ही रहेगी। वहां पर ये सारे टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाएंगे अभी तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आज भारत विश्व की राजधानी बन गया है। हमारे इन देशों से सुदृढ़ संबंध स्थापना में प्रवासी भारतीय, उनमें कौन से वाले प्रवासी भारतीय, टेक्नोक्रेट्स, तकनीकी विद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, अर्थशास्त्री आदि की महत्वपूर्ण भूमिका आज भी बनी रहेगी माइग्रेशन वाले लेवल पर। वो सुनते हैं ना, ब्रेन गेन, जो हम अपना ब्रेन जो वो लूज कर रहे हैं, और वो जो और अन्य कंट्री वहां पे ब्रेन गेन हो रहा है। आज भारतीय अमेरिका राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, सिलिकॉन वैली, सुंदर पिचाई, गूगल, सीओ आदि सभी जगह प्रभुत्व है। इनके प्रयास से भारत अमेरिका संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। वर्तमान में हाइपरसोनिक मिसाइल, अब चाइना वाली बात हो रही है, वो अपनी जो सैन्य शक्ति है उसका विस्तार कर रहा है। वर्तमान में हाइपरसोनिक मिसाइल, प्रौद्योगिक बैलिस्टिक मिसाइल, अब ये हम साइंस वाले पार्ट में पढ़ते हैं मिसाइलों के नाम, डिफेंस प्रणाली आदि के साथ चीन द्वारा तीव्र गति से सैन्य आधुनिकरण ने इस शक्ति संतुलन को विकृत कर दिया है। चीन ने तीव्र गति से नौसेना प्रसार व आक्रमण विदेश नीति के चलते एशियाई राष्ट्रों के में भय उत्पन्न हो गया है। चीन के इस आक्रामक उभार का कारण उसकी तकनीकी प्रगति ही है। इस असंतुलन को दूर करने हेतु जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व भारत ने मिलकर क्वाड की स्थापना की है। ऊपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। शी जिनपिंग की हिटलर की भांति आक्रामक व विस्तारवादी नीतियां, अब हिटलर कौन आपको नहीं पता तो मैं बताओ क्या करूं इसमें। हिटलर की भांति आक्रामक विस्तारवादी नीतियां अन्य राष्ट्रों को चीन के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रही है। आप उसमें कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को नाभिकीय पनडुब्बियों की आपूर्ति इस हेतु नवीनतम उदाहरण है। जो भी हम टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये नाभिकीय पनडुब्बियां खरीद रहे हैं, आपने सुना हो राफेल, हमने फ्रांस से इतना हमने लिया है, इतना हमने वो किया है, तो ये उन्हीं सारी चीजों की यहाँ पर बातें हो रही है।
नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के कारण जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए व पेरिस जलवायु समझौते को सफल बनाने हेतु राष्ट्रों के मध्य सहयोग सुदृढ़ हुआ है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के कारण जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो पेरिस जलवायु समझौता है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो चलती रहती है, सफल बनाने के लिए राष्ट्रों के मध्य सहयोग सुदृढ़ हुआ है। अब तो जिस तरह से हमको जो हम एमिशन कर रहे हैं उसको कम करना है, तो वहां पे भी हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो इस तरह से कैसे संबंध बदल रहे हैं। अब सभी राष्ट्र एकजुट होकर पृथ्वी और मानवता को बचाने हेतु प्रयासरत हैं। इसी तरह मानवता को गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा आदि समस्त वंचनाओं से मुक्त करने हेतु सभी राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। इनकी सफलता हेतु राष्ट्रों के मध्य तकनीकी हस्तांतरण व तकनीकी सहयोग अनिवार्य है। तो जो भी बढ़ रहा है ये इसलिए ऐसे पूछा जाता है, जो भी वर्तमान में चीजें चल रही है ऐसे भी इसलिए ही बनाए जाते हैं कि जो भी वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं आप उसको देख पा रहे हो या नहीं। इस प्रकार कोई भी बड़ा तकनीकी परिवर्तन राष्ट्रों को प्रभावित करता है, यद्यपि मुख्य रूप से ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। इस प्रकार कोई भी बड़ा तकनीकी जो परिवर्तन होता है वो राष्ट्रों को प्रभावित करता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से ऐसा दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे मौन कारक कहा गया है। घोषित रूप से सभी राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंध राष्ट्र हित सर्वोपरि सिद्धांत ही संचालित होते हैं। तो घोषित रूप से तो हम बस हमारे यही देखते हैं कि राष्ट्र हित सुनते ही हैं, ये हमारे राष्ट्र हित में नहीं है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाओ। परंतु तकनीकी प्रगति राष्ट्र हित की परिभाषा ही बदल देती है, जिसके कारण राष्ट्रों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। भारत को भी यही स्मरण रखना चाहिए कि तकनीकी प्रगति में पिछड़ेपन की अतीत की भूल को न दोहराए, क्योंकि जो भारत औपनिवेशीकरण का शिकार हो गया था ना, 200 साल तक वो हम पर शासन करते रहे, तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने शायद इसलिए व्यापक गरीबी विरोध के बावजूद अंतरिक्ष, कि हमारे देश में व्यापक गरीबी थी, विरोध था, उसके बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष, परमाणु जो पोखरण हुआ पहले वाले एसओ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो तकनीकों को प्रोत्साहन किया। तो वही बता रहे हैं कि क्या पता हमारे जो राष्ट्र निर्माताओं ने उन्होंने शायद इसलिए ही गरीबी और इनको होने के बावजूद इसको भी महत्व उतना ही दिया, अंतरिक्ष और परमाणु को, क्योंकि अगर हम इन पे ही ध्यान नहीं देंगे तो जिस तरह से तिब्बत पर जहां महात्मा बुद्ध वो सारे लोग रहते थे, चाइना ने कैसे उनको वहां पर खत्म कर दिया और उनको प्रवास करके दूसरी कंट्रियों में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकारोक्ति का साहस, उसको स्वीकार तो किया कि हमारे यहाँ पे जो सैन्य क्षमताएं हैं उनमें अभाव है, लेकिन उसमें सुधार नहीं किया। तो वही चीज है, तो उन्होंने इसलिए जो हमारे निर्माता थे इन पर भी ध्यान दिया ज्यादा। विज्ञान ही समस्त बलों की जननी व मानवता की उद्धारक है। इस तरह से हमने अपने ऐसे को एंड कर दिया। तो भारत को भी इन पर अभी भी ये स्मरण में रखना चाहिए कि तकनीकी प्रगति में पिछड़ेपन की अतीत की भूल को वह ना दोहराए। बस ये पूरे ऐसे कि जो भी हमने करंट अफेयर्स में देखा सुना, कोई भी संगठन बनेगा, जो भी चीजें हो रही हैं उसको हम इस माध्यम से समझ लेते हैं। इसी के साथ, और आपको अगर मैंने इनिशिएट पसंद आया हो या किसी का भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जिसका भी जो अटेम्प्ट है, अगर ये वो वीडियो देखते तो मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होने वाली है। और आपको मेरा इनिशिएट पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।